दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। तो दोस्तों, समसामयिकी मार्च 2020 का ये 5वां भाग है और इससे पहले हम लोग 4 पार्ट्स कर चुके हैं। वो अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो उन सभी के लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाले हैं, ज़रूर वहाँ से आप देख लीजिएगा। और दोस्तों, इसके अलावा हम लोग फरवरी के 4 पार्ट और जनवरी के 6 पार्ट तक कर चुके हैं। वो भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आपको जो है अपनी जो करंट अफेयर की जो स्पेशल प्लेलिस्ट है, जिसमें सारा करंट अफेयर का आपको जो है एमसीक्यूज वगैरह मिलेंगे, करंट अफेयर्स के नोट्स मिलेंगे, तो वहीं पे आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। तो दोस्तों, करते हैं इस पार्ट को शुरू। आखिरी पार्ट है मार्च का, इसके बाद हम अप्रैल की तरफ जाने वाले हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, रेटिंग फर्म इकरा यानी कि आईसीआरए द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मार्च 2020 तक भारत की क्रेडिट ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान है। तो दोस्तों, ये अनुमान अब क्यों बता रही, तो इतिहास हो चुका, लेकिन नहीं, क्योंकि अनुमान इसलिए क्योंकि ये मार्च का करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें जो जो आंकड़े आए थे वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अभी तो खैर समय आगे आगे हमें सब चीज़ें पता चल गई हैं। कोरोना वायरस के कारण बहुत आर्थिक नुकसान हो चुका, लेकिन उस समय की ये बात है। तो 6 से 7%, 6.5 से 7%, 5 से 7%, या फिर 7.5 से 8%। तो दोस्तों, ये जो ऋण प्रवाह वृद्धि दर है वो रहने का अनुमान है 6.5 से 7% इकरा के अनुसार। अगला प्रश्न, विश्व बैंक द्वारा जारी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की विकास दर कितने फीसदी रहने का अनुमान है। 4%, 5%, 6% या 6.5%। तो ग्लोबल इकोनॉमिकल जो प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत की विकास दर जो है वो 5% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021 में जो है वो 5.8% रहने का अनुमान लगाया किसने दोस्तों, ये वर्ल्ड बैंक WB यानी कि विश्व बैंक ने लगाया। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु राष्ट्रीय आय के अग्रिम अनुमान जारी किए गए। इन अनुमानों में वास्तविक जीडीपी की विकास दर कितने फीसदी होने का अनुमान लगाया गया है। 4%, 5%, 6% या फिर 5.5%। तो राष्ट्रीय आय के जो अग्रिम अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जारी किए, इस हिसाब से 2019-20 की जो वार्षिक दर है, जो जीडीपी की विकास दर है, उसे दोस्तों 5% रहने का अनुमान लगाए गए हैं। 2019-20 हेतु स्थिर कीमतों पर प्रचलित प्रति व्यक्ति आय 96,563 रुपये रह सकती है, ऐसा अनुमान है। प्रचलित कीमतों पर जीडीपी की विकास दर जो है वो 7.5% रहने का अनुमान है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ऑक्सफाम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश की 1% धनाढ्य जनसंख्या के पास देश की राष्ट्रीय संपत्ति का 42.5% है और निचली 50% आबादी के पास देश की राष्ट्रीय आय का कितने फीसदी है। 57%, 10%, 4.6%, 2.8%। तो दोस्तों, ये जो ऑक्सफाम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश की धनाढ्य जनसंख्या के पास जो है 42.5% है। 42.5%, 1%, मतलब जो 1% जनसंख्या है धनी लोगों की, तो वो देश की संपत्ति का 42.5% कवर कर रहे हैं। तो निचली जो 50% आबादी है उसके पास खाली देश की 2.8% मुद्रा ही है। तो आप समझिए दोस्तों कि धनाढ्य लोग मतलब 1% होते हुए वो 42% देश का पैसा अपने पास रखते हैं, लेकिन जो 50% जो गरीब लोग हैं या मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके पास 3% भी पैसा नहीं है। तो समझ जाइए आपकी अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। एक अन्य अध्ययन के अनुसार देश के शीर्ष 1% धनाढ्य लोगों के पास जो संपत्ति है वो देश की 70 से अधिक जनसंख्या 70% से अधिक जो जनसंख्या है उसके 4 गुना है। मतलब एक तरफ देश की 70% जनसंख्या के पास जो मिला के पैसा है वो इन 1% लोगों के पास है, वो भी उसका 4 गुना है। समझिए आप कि 70% लोगों के पास अगर 100 रुपये है और तो इन 1% लोगों के पास 400 रुपये हैं। तो आप समझिए 70% एक तरफ और ये 1% एक तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। किस रेलवे स्टेशन पर 5 जनवरी 2020 को दृष्टिहीनों के लिए नेविगेशन सुविधाओं का उद्घाटन किया गया, जिसके पश्चात उक्त सुविधाओं वाला वह रेलवे स्टेशन देश का 5वां और उत्तर भारत का पहला स्टेशन बन गया है। तो कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां पर 5 जनवरी 2020 को दृष्टिहीनों के लिए नेविगेशन सुविधाओं का उद्घाटन किया गया, जिसके बाद ये सुविधाओं वाला जो है रेलवे स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन देश का 5वां और उत्तर भारत का पहला स्टेशन बन गया। अबोहर, चंडीगढ़, पठानकोट, उधमपुर। तो दोस्तों, ये जो है वो चंडीगढ़ है। इससे पूर्व ये सुविधा मैसूर, बेंगलुरु, मुंबई और कोयम्बटूर में स्थापित है। इस सुविधा के अंतर्गत दृष्टिहीनों को स्टेशन पर उपलब्ध सभी सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, जिसमें ब्रेल, टेक्सटाइल में पूछताछ, स्टेशन प्रबंधक, वेटिंग रूम, लिफ्ट और शौचालय आदि स्थानों पर साइन जो है वो लगे होंगे।
तो दोस्तों इसके अंतर्गत जो दृष्टिहीन व्यक्ति हैं वो ये पूरा स्टेशन के बारे में एक तरीके से मैपिंग कर सकेंगे, और वो सारी पूछताछ कहाँ पे है, वेटिंग रूम कहाँ है, लिफ्ट कहाँ है, शौचालय कहाँ है, ये सारे जो साइंस होंगे, सारे जो निशान होंगे, सारे जो मतलब इशारे होंगे अलग अलग तरीके से, तो वो सब उनको वहाँ मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये बात हो रही है, जैसे मैंने आपको पिछले शायद वीडियो पार्ट 3 में बताया था, कि उसमें मैंने बताया था आपको कि एक उत्तर भारत का एक अलग है। तो भारत का तो पहला ऐसा नेविगेशन सुविधा, दृष्टिहीनों को नेविगेशन सुविधा देने वाला भारत का तो पहला मुंबई रेलवे स्टेशन है, लेकिन उत्तर भारत का पहला जो है दोस्तों वो है चंडीगढ़। तो ये आप याद रखिएगा। उसमें मैंने हालांकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐड कर दिया था, और फिर आपसे जो है क्षमा प्रार्थना भी की थी कि वो मुंबई है जो टोटल ऑल ओवर भारत में पहली सुविधा वहाँ पर की गई, लेकिन उत्तर भारत में चंडीगढ़ में पहली सुविधा की गई। इससे पहले जैसे मैंने बताया कि मुंबई, मैसूर, बेंगलुरु, कोयम्बटूर में ये सुविधा उपलब्ध है दोस्तों। तो इस हिसाब से जो दृष्टिहीन व्यक्ति उनके लिए काफ़ी अच्छी बात ये होने वाली है। अगला प्रश्न, केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु जारी किए गए अनुमानों के अनुसार कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में सबसे आगे रहा है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और गुजरात। तो सब्जी उत्पादन में सबसे अग्रणी जो राज्य है दोस्तों वो है पश्चिम बंगाल, दूसरे स्थान पर जो है वो उत्तर प्रदेश है, और तीसरे स्थान पर जो है वो मध्य प्रदेश है। तो सब्जी उत्पादन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा साल 2018-19 हेतु जारी किए गए अनुमानों के अनुसार कौन सा राज्य फल उत्पादन में सबसे आगे रहा है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो फल उत्पादन में सबसे आगे रहा दोस्तों आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर रहा महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर रहा यूपी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों, वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने वाले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 24 जनवरी 2020 को जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 100वां, 80वां, 60वां, 34वां। तो दोस्तों भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष करने वाले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया गया उसके अनुसार भारत को जो है उसमें 80वां स्थान मिला है दोस्तों। पिछले वर्ष भारत की रैंक 78 थी, अतः भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है, क्योंकि जितनी ये नंबर्स भी बढ़ते हैं उस हिसाब से भ्रष्टाचार भी बढ़ता चला जाता है। सबसे कम जो भ्रष्टाचार है दोस्तों वो है डेनमार्क और न्यूजीलैंड में। तो भारत की पिछली बार 78वीं रैंक थी, मतलब भ्रष्टाचार इसकी तुलना में थोड़ा कम था, लेकिन अब हो गया 80वीं रैंक। मतलब ये कि भ्रष्टाचार बढ़ गया। तो जैसे जैसे ये रैंक बढ़ती जाती है वैसे वैसे भ्रष्टाचार भी बढ़ता जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार का बोध कराता है, भ्रष्टाचार निवारण सूचकांक नहीं है, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है। तो इसमें जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे वैसे वैसे भ्रष्टाचार का स्तर भी बढ़ता चला जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ऑस्ट्रिया में चल रहे मेटन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता? दीपक कुमार, दिव्यांश सिंह पंवार, सरबजोत सिंह या फिर अभिषेक वर्मा। तो ऑस्ट्रिया में जो मेटन कप चल रहा है उसमें पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जो है दिव्यांश सिंह पंवार ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। इसी प्रतिस्पर्धा में दीपक कुमार ने कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर राइफल की महिला वर्ग स्पर्धा में अपूर्वी चंदेला ने स्वर्ण और अंजुम मौदगिल ने कांस्य पदक वहाँ पे जीता। तो दोस्तों यहाँ पे 2 गोल्ड हो गए, 2 जो है ब्रॉन्ज हो गए। तो 2 गोल्ड में पहला गोल्ड पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल जिसमें दिव्यांश सिंह पंवार, और महिला में जो है अपूर्वी चंदेला ने, और पुरुषों के जो है उसमें कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जो जीता है 10 मीटर एयर राइफल में वो दीपक कुमार ने, और वही महिला में 10 मीटर एयर राइफल में जो है अंजुम मौदगिल ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसको अच्छे से घोल के पी जाना, सीधे शब्दों में कहना चाहता हूँ। अगला प्रश्न, गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया युवा गेम्स के तीसरे संस्करण में कौन सा राज्य सबसे अधिक पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा है? राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। तो खेलो इंडिया युवा गेम्स के तीसरे संस्करण में जो राज्य सबसे अधिक मेडल्स के साथ पहले नंबर पर रहा दोस्तों वो है आपका महाराष्ट्र राज्य। कुल पदक महाराष्ट्र को जो मिले दोस्तों वो मिले 256 पदक, जिसमें 78 स्वर्ण थे। तो 256 में से 78 गोल्ड मेडल थे। दूसरे स्थान पर 200 पदकों के साथ यानी कि 56 पदक पीछे महाराष्ट्र से रहा हरियाणा, और तीसरे स्थान पर रहा दिल्ली जिसको 122 पदक टोटल मिले। इस जो प्रतियोगिता है इसका उद्घाटन जो है वो धावक यानी कि जो दौड़ मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धावक रह चुकी हैं, दौड़ती हैं, जो हिमा दास द्वारा किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के प्रथम संस्करण का आयोजन जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया था। अगला प्रश्न,
किस देश के एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान द्वारा हाल ही में सबसे कम पारियों में बतौर कप्तान 5,000 रन पूरे करने का कीर्तिमान बनाया गया है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर इंग्लैंड? तो दोस्तों भारत के कप्तान विराट कोहली द्वारा ये कीर्तिमान 82 पारियों में बनाया गया। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड जो जिसके नाम था, कीर्तिमान जिनके नाम था, वो थे MSD, जिन्होंने इस हेतु 127 पारियां खेली थी। हालांकि देखो अब धोनी को इतना समय क्यों लगा, कि धोनी लेट खेलते हैं, धोनी लेट नंबर पे खेलने आते हैं, उनकी तरह 3 नंबर पे रेगुलर नहीं खेलते। अगला क्वेश्चन, सानिया मिर्जा और नाडिया किचेनोक ने 18 जनवरी 2020 को WTA यानी कि वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट में महिला डबल्स का खिताब अपने नाम किया। इनमें नाडिया किचेनोक किस देश की रहने वाली? तो सानिया मिर्जा, जिनका ससुराल पाकिस्तान में और उनका जो पैतृक निवास जो था वो अपने इंडिया में था। तो अब उनके जो साथ में साथी थी, जो कि डबल्स का ये जो है खिताब है, तो नाडिया किचेनोक जो उनकी पार्टनर इस गेम से तो वो किस देश की रहने वाली? ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मलेशिया, यूक्रेन? तो वो यूक्रेन की रहने वाली हैं। फाइनल में इन्होंने चीन की सुआई पेंग और सुआई झांग को मात देकर ये विजय हासिल की थी। अगला प्रश्न, किस भारतीय निशानेबाज ने भोपाल में आयोजित 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? अभिषेक वर्मा, सरबजोत सिंह, सौरभ चौधरी या दिव्यांश सिंह पंवार? तो सौरभ चौधरी जो हैं उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा, जो कि अपने नेशनल लेवल पे थी, भोपाल में आयोजित हो रही थी और राष्ट्रीय स्तर की थी, मतलब अपने देश के सभी राज्यों के लोग हिस्सा ले रहे थे, तो उसमें इन्होंने जो है स्वर्ण पदक दोस्तों जीता। इस प्रतिस्पर्धा में द्वितीय स्थान पर सरबजोत सिंह और तीसरे पर अभिषेक वर्मा रहे थे। अगला क्वेश्चन, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी विंसन मासिफ फतह करने वाली लड़की मालावतपूर्णा किस देश की रहने वाली है? नेपाल, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, भारत? तो ये विंसन मासिफ जो है ये चोटी है और मालावतपूर्णा वो लड़की है, तो वो रहने वाली है दोस्तों भारत की। पूर्णा 2015 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बनने का रिकॉर्ड भी कायम कर चुकी। तो दोस्तों कभी प्रश्न आए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट, तो खैर पता ही आपको, उस पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन है? तो दोस्तों आप बिल्कुल नाम बिना हिचके लगा दीजिएगा, मालावतपूर्णा फ्रॉम इंडिया। माउंट एवरेस्ट के अतिरिक्त 2016 में माउंट किलीमंजारो जो कि अफ्रीका में आया हुआ है, 2017 में माउंट एलब्रेस जो कि यूरोप में आया हुआ है, 2019 में माउंट एकाकागुआ जो कि दक्षिण अमेरिका में है, माउंट कार्टस्नेज जो कि ओशिनिया में है, और अब माउंट विंसन मासिफ जो कि अंटार्कटिका में, उस पर विजय प्राप्त कर चुकी है। अगला प्रश्न, मॉस्को यानी कि रूस में आयोजित प्रतिष्ठित महिला शतरंज प्रतियोगिता फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप 2019 में महिला वर्ग की विजेता कोनेरू हम्पी किस देश की रहने वाली हैं? भारत, रूस, चीन, तुर्की? तो दोस्तों वो रहने वाली भारत की। और पुरुष वर्ग के जो विजेता बने हैं वो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। तो भारत की महिलाएं वो भी शतरंज में बहुत अच्छा नाम बिल्कुल उन्होंने कमाया है। अगला प्रश्न, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की महिला टीम ने जनवरी 2020 में आयोजित 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप की प्रतियोगिता जीती? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, राजस्थान, कर्नाटक? तो 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप की जो प्रतियोगिता जीती है दोस्तों, वो लद्दाख की महिला टीम ने जीती है दोस्तों। और इसी के साथ दोस्तों मार्च का जो करंट अफेयर है दोस्तों, उसके हम एंड की तरफ आ चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप बिल्कुल इसको लाइक करिए कि यार हम मुझे लगा है बिल्कुल एग्जाम के लिए यूज़फुल। शेयर करिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जो आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।